Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English, MCQs, लिटरेचर एंड ग्रामर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पीबी शैली से संबंधित, जॉन मिल्टन से संबंधित डेस्क्रिप्टिव वीडियोस पॉइंट बाज डाल रखे हैं, उन्हें भी देखते जाइए, बीच बीच में वो भी मिलते रहेंगे आपके लिए फ्रेंड्स। आज के बाद कल फिर एक वीडियो आपको पीबी शैले या मिल्टन से संबंधित मिलेगा, उससे भी बात करिए। और एमसीक्यूज की डिमांड थी ज़्यादा, तो ये भी हम बीच बीच में चलते रहेंगे और फरवरी के एंड तक फिर उसके बाद टोटल एमसीक्यूज ही रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड्स। कमेंट्स किया करें और आंसर भी देंगे आप साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में। जब भी वीडियो देखेंगे आप तो आंसर भी उसका देंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक करेंगे कि हमें कितने तैयारी की आवश्यकता है, कितना हमने कर लिया है। सॉरी। फर्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। इडियम्स और प्रोवर्ब्स में से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। पूरा जो हमारा आज का एमसीक्यूज बैच है, इसमें सभी प्रकार के ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, टीजीटी पीजीटी के दोनों ही क्वेश्चन शामिल हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं या फिर अधिक आने की संभावना। तो प्रोवर्ब दी हुई है, डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब ढूंढना है, क्या मतलब होता है। तो ए ऑप्शन है, नॉट यूजिंग ए स्किल माइट लीड यू इनटू लॉसिंग इट। डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट वैल्यू इट। यू मस्ट सेक्रीफाइस समथिंग टू क्रिएट समथिंग बिगर। या इफ यू वेस्ट समथिंग यू विल रिग्रेट इट इन फ्यूचर। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हम बता रहे हैं, डोंट कास्ट पल्स बिफोर का मतलब होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट वैल्यू इट। मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ मत ऑफर करिए जिसके लिए उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मतलब जो डिजर्व नहीं करता, जो उसका इंपॉर्टेंट नहीं समझता, उस व्यक्ति के लिए वह चीज़ हमें प्रदान नहीं करनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन द टेबल टर्न। उनकी कृति है टेबल टर्न में अपने मित्र के लिए वो क्या बताते हैं। डांसिंग, रीडिंग, हॉर्स बैक राइडिंग या कंप्लेनिंग। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो अपने फ्रेंड के लिए रीडिंग के लिए कहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि स्टॉप रीडिंग, मतलब पढ़ना लिखना बंद करिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से बैठे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और वो उनके लिए सुंदर सुंदर चीज़ों, दृश्यों के लिए सीरियस रहने के लिए कहते हैं। जो आपकी पोएम, जो आपका वर्क है, इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। टेबल्स टर्न की बात कर रहे हैं। तो टेबल्स टर्न जो है एक पार्ट है लिरिकल बैलार्ड कलेक्शन का। किसका है? लिरिकल बैलार्ड कलेक्शन, जो कि 1798 में आया था। इसी में एक पार्टी भी है, उसका हिस्सा है, जो कि इसमें आपके कॉलेज के भी वर्क थे और इनके भी थे। तो ये किसका पार्ट है? लिरिकल बैलार्ड 1798 वाले का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिलेक्ट करना है।
चार ऑप्शन है नोजी, वेनिशन, यर्न या रूमिनेट। रूमिनेट चारों ऑप्शन हैं। चारों में से करेक्ट जो हमारी गलत स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए तो फटाफट आंसर दीजिए आप। नोजी हमारी ठीक है, यर्न भी ठीक है, रूमिनेट भी ठीक है। चारों ही वर्ड हमारे। देखिए नोजी का मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ शोइंग टू मच क्यूरियोसिटी अबाउट अदर पीपल्स मैटर। यर्न का मतलब टू वांट समथिंग इंस्टेंसली, इच्छा करना। और रूमिनेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, टू च्यू रिपीटेडली, विच इज डन बाई रूमिनेंट एनिमल्स। तो जो चबा चबा के खाते उसके लिए दिया गया है हाथ रखना। और नोजी का मतलब किसी के साथ अधिक क्यूरियोसिटी दिखाना। तो ये हमारे सही स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग जो गलत है वो है वेनिशन की। VENISON। सर इसको थोड़ा चेक करते हैं। स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए जो वेनिसन की स्पेलिंग है इसमें सिंगल एन रह जाएगा, VENISON। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये गलत पूछ रहा है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है द मीट ऑफ एनी काइंड ऑफ डियर, किसी प्रकार के डियर का, हिरन का मीट के बारे में कहा गया। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल। अब फ्रेंड देखिए सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। और कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में आपकी एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका। हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे इज डाउटफुल। इट इज डाउटफुल अबाउट माई स्टे। इफ आई एम टू स्टे लॉन्ग इज नॉट डिसाइडेड। इफ आई स्टे और नॉट इज डाउटफुल। ये चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कॉम्प्लेक्स वाला ढूंढना है। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स है हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे, एक ये होगा आपका। और इज डाउटफुल, एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई। अब अगली वाले की बात करें, इट इज डाउटफुल अबाउट माई स्टे, इसमें एक ही वर्ब है तो सिंपल ही हो गया देखा जाए तो। ये यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, ध्यान रखें। माई स्टे मतलब उससे पहले ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये हमारा नहीं रहा कॉम्प्लेक्स। दूसरे की बात करें, इफ आई एम टू स्टे लॉन्ग इज नॉट डिसाइडेड, ये भी आपका मतलब जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगला देखते हैं, इफ आई स्टे और नॉट इज डाउटफुल, तो ये भी हमारा किसमें पहुंच जाएगा? कंपाउंड सेंस में पहुंच सकता है। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा होगा फ्रेंड्स वो है हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे इज डाउटफुल। ओके। इसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वही मतलब जो है हमारा पहचाने तरीका है। जैसे हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे इज डाउटफुल, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इज डाउटफुल संदेहपूर्ण है, क्या चीज है? हाउ लॉन्ग सेल आई,
तो ये हमारा एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। पांचवा देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सही आंसर मतलब सही वर्ब का चयन करना है। जैसे दिया है बी वॉलीबॉल यस्टरडे। अब यस्टरडे है तो आप समझ सकते हैं कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लेड, हैव प्लेड, हैड प्लेड, हैव बीन प्लेड। जब यस्टरडे होता है तो पास्ट का व्यक्त कर रहा और बी की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो आसानी से आप इसे एक के लिए मार्क करेंगे, प्लेड इसमें आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? प्लेड। तो बी प्लेड वॉलीबॉल यस्टरडे, हम कल वॉलीबॉल खेले। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंक्लूडिंग पोएम ऑफ शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड इन 1609। कंक्लूड जो 1609 में पब्लिश हुई थी सोनेट, तो सबसे लास्ट वाली उनकी जो है पोएम कौन सी आती है वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। वेनस एंड एडोनिस है, ये लवर्स कंप्लेंट है, द फॉनिक्स एंड टर्टल है, द रेप ऑफ लिक्रेसी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इसका राइट आंसर है ए लवर्स कंप्लेंट। ये आपकी कंक्लूडिंग या अंतिम कह सकते हैं जो सोनेट थी उसकी जो दी गई है। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं आंसर में लिख सकते हैं आप, तो 154 सोनेट उन्होंने लिखी। ओके, ए लवर्स कंप्लेंट हमारी एक बड़ी पोएम है और सोनेट है जो लॉन्गर पोएम में से ली जाती है ना। अब ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? तो थॉमस थॉर्पे के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। ओके, 7th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन मिल्टन, कॉमस, डिसीडस, एरोपेजिटिका, नन। तो मास्क कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा मास्क है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉमस। कॉमस एक मास्क है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1634 में इसका परफॉर्म किया गया था। लुडलो कासल में इसका जो है परफॉर्म किया गया था। और इसको पब्लिश कब किया गया था? पब्लिकेशन की डेट याद रख सकते हैं, 1637 में से पब्लिश किया गया था। ओके, ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा में देंगे हम जो है। विच पोएम हैज द लाइन फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। किस पोएम से ये लाइनें ली गई हैं? लिसिडस से, कॉमस से, पैराडाइज रिगेंट से या सैमसन एगोनिस्ट्स। ए बी सी डी इनमें से सही आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स जो लाइनें ली गई हैं ये किसकी हैं? लिसिडास की हैं। ये लिसिडास में लाइनें दी गई हैं। लिसिडास क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है। क्या है ये? पास्टोरल एलेजी है। एलेजी किसके लिए लिखा गया है? तो ये एडवर्ड किंग इनके मित्र थे यूनिवर्सिटी में, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, उस पर इन्होंने इसे लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनकर कंप्लीट करना आपको सेंटेंस को। दिस यंग वुमेन हैज बीन अ ट्रेपेज आर्टिस्ट ever since she was 4 years old, from when she was 4 for the time after her 4th year, while in 4th year। इन चारों में से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ए, एवर सिंस शी वाज 4 years old, फ्रॉम व्हेन शी वाज 4 तो ये भी करेक्ट नहीं है। फॉर द टाइम आफ्टर हर 4th year ये भी नहीं है।
व्हाइल इन फोर्थ ईयर। तो कुल मिला के ए ऑप्शन बिल्कुल सिस्टमेटिक ग्रामर की दृष्टि से सही है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा। लॉयल्टीज क्राइस क्रॉस ईच अदर इज डायलॉग इन अ प्ले बाय। देखिए इसमें शेक्सपियर दिया है, गर्ल्सवर्दी हैं, मिल्टन हैं, सा मतलब बर्नार्ड शा। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ये फ्रेंड्स गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी की प्ले की डायलॉग है। अब ये आपको लॉयल्टीज एक प्ले है, उसी में से लाइनें ली गई हैं। किसका है ये? जॉन गाल्सवर्दी का है। ये कब आया था? 1922 में। 1922 में ये आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अब आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क देखना है। पंक्चुएशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। तो उसमें करेक्ट आंसर आपको पंक्चुएशन की दृष्टि से देखना है। देखिए फ्रेंड्स, डी सही है। अब इसमें देखिए हमें कमी कैसे छांटना है, पंक्चुएशन बता दें आपके लिए, बार बार क्वेश्चन नहीं डालेंगे पंक्चुएशन संबंधित। जैसे पहला हमने देखा वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, यहाँ तक सही है। बिटवीन द हिमालयाज, हिमालयाज एच कैपिटल से बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ इसकी कमी होगी। फिर एंड के बाद कोमा भी दिया है, तो एंड के बाद कोमा की जरूरत नहीं होती है, ये यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज। इसमें भी देखिए यहाँ कोमा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी आवश्यकता नहीं, जो कि जनरल सेंटेंस बन रहा है। और यहाँ ठीक है बिटवीन द, और यहाँ कैपिटल लेटर की आवश्यकता है, ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें वेस्ट बंगाल, देखिए बंगाल में इसमें बी स्मॉल है। इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल, केवल एक स्पेलिंग के पीछे गलत है। अब इसमें देखिए करेक्ट क्या है, वेस्ट बंगाल ये करेक्ट है। इज ए स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया कॉमा बिटवीन द हिमालयाज कैपिटल एंड द बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो सब चीज़ सही है, फुल स्टॉप भी दिया, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन। ये एक ही चीज़ को देखना है, माइनर से माइनर मिस्टेक है। देखिए इससे ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं, केवल बी की अंतर है। आप फटाक से इसे भी मार सकते हैं जल्दबाजी में, तो ध्यान देना है कि ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। ओके, When were William Wordsworth's first poem An Evening Walk published? 1793, 1792, 1801, 1805। आपको इसमें बताना है कि वर्ड्सवर्थ की एन इवनिंग वॉक कब पहली पोएम मानी जाती है, कब पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स ये 1793 में पब्लिश हुई थी। ठीक, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। पर्सोनिफिकेशन, मेटोनमी, सिमली, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। देखिए डेथ मृत्यु लेज डालती है इट्स हाई हैंड्स अपने ठंडे हाथ ऑन द किंग्स। हाथ किसके होते हैं भाई? हाथ का मतलब व्यक्ति, मनुष्य। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित हमने काफ़ी अच्छे पीछे वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेटोनमी की। मेटोनमी क्या होता है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। जैसे किसी चीज के लिए दे दिया जाता है, इसका एग्जाम्पल है द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। द पेन, अब देखिए
वस्तु दे दी। द पेन का मतलब पेन से नहीं है, बिटोन में समझिए। द पेन इज माइटियर देन द सोड। अब देखिए द पेन, हम बात करना चाह रहे हैं पहचाने कैसे, द पेन, और सबसे बाद में आया द सोड। अब द पेन का मतलब पेन वस्तु है, तो वस्तु के लिए किसको फिगर दे देते हैं हम, और उसकी फिगर दे देते हैं, उसका कोई अलग मीनिंग निकलता है। द पेन का मतलब है यहाँ पर राइटर, समझे। और सोड का मतलब हो गया आपका सोल्जर। तो यहाँ पे जो पावर है तो किसमें, पेन में है। पेन माइटर माना जाता है, अर्थात लेख और लड़ाई दो में अंतर होता है। तो वस्तु से हम व्यक्ति की पहचान कराते हैं, मेटोनमी कहलाता है। अब सिमिली में तो आप जानते हैं, एज सो एज, दो वस्तुओं का, डिफरेंट वस्तुएं होती हैं, उनकी जो है तुलना की जाती है, लेकिन एक चीज उसमें कॉमन होती है। लेकिन फिलहाल डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग, तो हमारा ए होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ रहा है फ्रेंड्स। एड्यूस डिनोट्स, इसका क्या मतलब है। एडवांस एविडेंस फॉर समथिंग, या लाई नेक्स्ट टू अनदर और शेयर ए बाउंड्री, वॉक लेजरली, ब्रिंग टू हाल्ट बाई कंफ्यूजन। चार ऑप्शन में सही आंसर आपको छांटना है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका ए होगा, एडवांस एविडेंस फॉर समथिंग। तो ये हमारा एडवांस एविडेंस फॉर समथिंग, मतलब यह प्राइमरी डेफिनेशन और आइडियाज और फीलिंग्स द वर्ड एक्सप्रेसेस दैट मेक्स इट क्लियर, यही है इसका मीनिंग फ्रेंड्स। एड्यूस का जो क्वेश्चन में क्या है, तो वर्ब के रूप में रहेगा टू साइट, और एविडेंस से मतलब होता है किसी चीज को एविडेंस करना, उसके बारे में जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू हुम इज द स्पीकर एड्रेसिंग टू इन सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। किसके लिए स्पीकर ने इसमें एड्रेस किया है, तो आपको बताना। हिज पेरेंट्स, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हिज बिलव्ड, एन अक्वांटेंस। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका के लिए। इसमें जो है पोइट, अब इसके ये लाइनें किसकी है, शेक्सपियर की हैं। शेक्सपियर की जो हमारी सोनेट नंबर 18 है, सेल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, ये सोनेट नंबर 18 शेक्सपियर की है, और इसमें वह अपनी बिलव्ड और अपनी प्रेमिका के लिए एड्रेस करते हैं। ये कब आई थी, 1609 क्वार्टो में ये सभी सोनेटें रखी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ कीट्स, थॉमस आर्नोल्ड, पीबी शैले, या एएच हेलम। तो किसकी मेमोरी में लिखा गया था, आप बता सकते हैं इसमें। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एएच हेलम, आर्थर हर्बर्ट हलम। किसकी है ये टेनिसन की पोएम है, टेनिसन साहब की पोएम है। और इन्होंने, जो उनके मित्र थे आर्थर हेनरी हेलम, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ए से आर्थर, एस से हेनरी, मैंने हर्बर्ट बोल दिया था अभी, हेनरी आर्थर, ARTHUR, आर्थर हेनरी हेलम, किसकी है, टेनिसन की ये पोएम है। कब, क्योंकि उनके जो मित्र आर्थर हेलम की 1833 में बेनामे मृत्यु हो गई थी, उसी समय उनको दुख व्यक्त करने के लिए एक तरह की ये भी एलर्जी है, और इसे लिखा है। कैम्ब्रिज में ये रहा करते थे, पढ़ते थे, उस समय इनके मित्र थे AH हेलम। टेनिसन की पोएम है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हार्डी बिगिन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। हार्डी ने अपना जीवन की शुरुआत और अंत किससे क्या क्या करके किया था, ड्रामा लिखे थे, ऐसे लिखे थे, पोइट्री लिखी थी, या नॉवेल।
करेक्ट आंसर आपको पता हो गया होगा, सी ऑप्शन है। पोइट्री से शुरुआत की थी उन्होंने और पोइट्री से अपने जीवन का अंतिम उनकी कविता मानी जाती है, उससे उन्होंने एंड भी किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं आसानी से। 1922 में है, 1929 में, 1918, 1915। चारों ऑप्शन में से आपके लिए करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि परीक्षा में आ चुका है और आने की पुनः फिर उम्मीद है। फटाफट आंसर दीजिए। कब लिखी गई थी वेस्टलैंड? क्या पड़ गया होगा आपके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स है ए, 1922। पब्लिश कभी हुई थी? 1922 में। किसकी है ये? टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट। किसकी पोएम है? टी.एस. एलियट। 19 नंबर है, टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? आप आंसर बता सकते हैं इसका। टी.एस. एलियट को 1950 में मिला था, 1948 में मिला था, या फिर 1957 या 1965। फटाफट आंसर करिए, किस सन में मिला था आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 1948, 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब टी.एस. एलियट जो थे कब पैदा हुए थे? जन्म इनका हुआ था 1888 में, बॉर्न। ये भी पूछ लिया जाता है कब पैदा हुए थे, इसलिए तो 1888 में ये पैदा हुए थे। और 1948 में इन्हें लिटरेचर के, किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कन्फेशनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कन्फेशनल। कन्फेशनल पोइट्री उनको माना जाता है कि सबसे बड़े उदाहरण उन्होंने दिए हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। थैंक्स।